भारत की नाकाम चालों पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग भी दी है। उन्होंने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के चेहरे, शनाख्त के डेटा समेत मतलब वो सारी चीज़ें, कोशिश ये की जा रही है उनकी तरफ से कि इंटरनेशनली एक ऐसा केस बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान को ये कहा जाए कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसमें वो नाकाम ही दिखाई दे रहा है। जो हमने फॉलो किया है, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, बड़े ऐसे ममालिक भी हैं जो हमारे नेबर्स भी हैं। तुर्की का हमने बताया आपको, चाइना का हमने आपको बताया, फिर यूएस में भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक जो भारत की सपोर्ट में कोई हो। सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया भी आपने देख लिया कि उन्होंने भी कोई भारत की हिमायत में कोई बयानात नहीं दिए, तो इसकी वजह से जरा अनसेटल सा दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ अजीब चीज देखी कि जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि फॉरेन पेपर्स या उनके लिए लिख रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह के लिए, क्योंकि वहां के लिए लिखना है तो दे हैव टू बी ऑनेस्ट। वो खुद कह रहे हैं कि जी भारत प्रूफ नहीं कर पाया इस अटैक के लिए, कोई प्रूफ नहीं दे पाया, तो इसलिए उनका स्टांस इज वेरी वीक। उनके अपने लोग कह रहे हैं। अच्छा, हमारे ये मुझे जर्नलिस्ट से याद आया कि भारतीय मीडिया तो आपने देखा ना कैसे कि जंग की बातें कर रहा है और पाकिस्तान को बेलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो होता यह है कि भारतीय जो जर्नलिस्ट है अपने शोज पर पाकिस्तानी को बुलाते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। अच्छा, बुलाने के बाद उनका तरीकाकार ये होता है कि पाकिस्तान की बैशिंग कर देते हैं और जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट होता है उसकी आवाज बंद कर देते हैं। 4 against 1, 3 against 1, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हुआ ये कि हमारे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अहमद हसन अल अरबी। अब उन्होंने क्या किया कि डिफेंस एनालिस्ट है, और उन्होंने क्या किया कि जब आईआर एक्सपर्ट है वो, तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको बुलाया गया किसी शो पर तो उन्होंने आवाज जब बंद करने की कोशिश की तो पता नहीं क्या सिस्टम उनके पास था ऐसा कि उनकी आवाज बंद नहीं कर सके। अच्छा। और फिर उन्होंने जो बोला है, पाकिस्तान को डिफेंड किया है, तो वो अपनी मिसाल आप था और मैंने देखना है वो तो देखना है, प्लीज दिखाएं भी। बिल्कुल ऐसे विंडो पे हम दिखाएंगे, दिखाएं। ये देखिए और ये सुनवा सकते हैं। ये तो बंदा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इतना बदतमीज है। अच्छा, खैर नहीं है तो हाँ, हमें इस वक्त आईआर एक्सपर्ट अहमद हसन अल अरबी ने जो अरनाब है, ये अरनाब वही नाम है इसका। बिल्कुल ऐसे ही है। तमीज ही नहीं इसको, तो मेरे ख्याल ना घर वालों ने कोई तमीज सिखाई है, ना ये दुनिया में आके कुछ सीख सका। ही इज अ यूजलेस पर्सन। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे नुमाइंदे 365 न्यूज के नुमाइंदे इरफान उल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है लंदन से, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। अहमद हसन अरबी साहब, ये जो सबसे पहले तो खैर भारत की बात होगी और भारत की वॉर मॉन्गरिंग की बात होगी, पाकिस्तान पे इल्जामात की बात होगी, लेकिन आपने जो अर्नब के शो में किया है वो अपनी मिसाल आप ऐसा हमने देखा नहीं। कैसे कर लिया आपने? आवाज जब बंद हुई तो कौन सा सिस्टम था आपके पास कि आपकी आवाज? इनकी वीडियो तो मैंने देखी है, इट्स वेरी वायरल। बिल्कुल, अरे अब तो फेमस हो गए बहुत और ज्यादा। ऑटोग्राफ प्लीज। नहीं, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। आप जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं, देयर आर वेरी फ्यू सेलिब्रिटीज जो शोबिस से ताल्लुक रखते हैं और उनमें जो पेट्रियाटिक इस तरीके से स्पार्क करते हैं, जिस तरीके से आप उसको लेके आप एक वॉरियर की तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ती हैं, और इंडिया के बारे में आपकी जो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है वो एक मिसाल है पूरे शोबिस के लिए कि दिस इज हाउ पाकिस्तानी शुड बी। देखने लगे जुहैब तो इतने फैक्ट जानते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही होती हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगा। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। दिल से बात करती है ना। थैंक यू। बात वही है, वो दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। जो पेपर से बात निकलती है ना वो और होती है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है ना वो अलग असर है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां, क्यों ऐसा है? क्या अपने लोगों को मुतमईन करते हैं या हुकूमती फंडेड वो मीडिया है चक्कर क्या है? 5-6 लोग अपने बिठा लेते हैं, एक पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट उसकी आवाज भी बंद कर देते हैं, ये क्या सिलसिला है? आपको बताते क्या उस वक्त जब कि भी हम शो पे क्या बात करने वाले हैं? क्या वो आपको कोई और चीज बताते हैं और होता कुछ और है, या वो यू प्रिपेयर्ड के बदतमीज अरनाब इज गोइंग टू बी देयर, तो कुछ भी हो सकता है? सब पता है, सब एवरीबॉडी नोज कि अरनाब बदतमीज है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। झूठा भी है, झूठा भी है। झूठे पे तो मैं भी आता हूँ, लेकिन ये शो के लिए मिन्नतें करते हैं पहले बुलाने के लिए कि प्लीज आप वो सारा कुछ, जब वहां पे जाते हैं तो फिर ये बदतमीजी करते हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें थी। पाकिस्तानी स्पेशली आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल से जो जा रहे हैं इसके शोज के ऊपर, वो जाते हैं और वो पता नहीं किस मतलब माइंडसेट के साथ जाते हैं, पता नहीं क्या उनको खौफ होता है या अपीज करना होता है उन्हें इंडियंस को या क्या। तो हमें बहुत चिढ़ होती थी कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, मतलब व्हाट इज द पॉइंट? वो झूठ बोली जा रहा है, आप आगे से जी बड़े डिप्लोमेटिक बने हुए, आप डिप्लोमेट तो हो नहीं, आप पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हो रिप्रेजेंट करने, तो पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करो, उनके जज्बात को रिप्रेजेंट करो।
फिर जब इन्होंने मुझे शो में बुलाया तो आई वाज वेरी क्लियर, क्योंकि हम इंडिया को पिछले में मेरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री है और तब से लेकर अब तक हम तो इंडिया को टेक्निकली पढ़ते हैं, इनके सोशल ऑर्डर को, इनके थॉट प्रोसेस को, इनकी साइकोलॉजी को। तो मुझे तो इस बात का पता था कि इस कॉम के साथ, इनके स्पेशली जो इनका मीडिया है उसके साथ आप लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, एकेडमिक बात जो है वो सारा करें, लेकिन वो सेकेंडरी रखें। प्राइमरी आप ये रखें कि आपने इनको ह्यूमिलिएट करना है। बिल्कुल ज़ाहिर है वो जिस तरह बात करते हैं उसमें यही है। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन जब वो इस तरह बात कर रहे हैं तो फिर आपको भी रिस्पॉन्ड तो करना है ना। फिर वो हुआ क्या, पूरी सिचुएशन बताएं कि आपको कहाँ लगा कि ये आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। अब फिर आप रेडी हुए, कैसे आपने आवाज कैसे आपकी खुली रही, ये मुझे बताएं। क्योंकि ऐसे ये फर 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 बोले और बड़े लॉजिक के साथ बोल तो ठीक है, उन्होंने तो माइक बंद कर दिया आपका। हाँ, आप बताएं आपकी आवाज कैसे चलती रही शो मतलब पर? कहाँ आपको फील हुआ, और फिर उस वक्त पता होता है ना कि सोचना होता है, सही बात करनी। सॉरी, आप बताएं स्टोरी तो आपकी। नहीं, हुआ ये था कि ये मेरी जिंदगी का पहला शो था। सीरियसली? जी, ये मेरी जिंदगी का पहला शो था। इसीलिए इतनी तैयारी करके पहला शो, हमने गलत बंदे को बुला लिया। तैयारी बिल्कुल ऐसी। इनका पहला, एक तो सबसे पहले हमें पता था कि इन्होंने वॉल्यूम कम करना है, इन्होंने आवाज कम कर देते हैं, दूसरों की ज्यादा कर देते हैं। तो हमारे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने पहले, क्योंकि ये जूम के थ्रू लिंक को कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर के साथ इसको ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने पहले इस तरीके की सेटिंग कर ली थी। वी मेड श्योर कि हमारा वॉल्यूम एक तो कम ना हो सके। और अच्छा, फिर क्या हुआ, किस बात से आपको लगा कि ये बात गलत तरफ जा रही है, जरा बताएं। और फिर आपने क्या जवाब दिया? राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट थी एक, उसके ऊपर उन्होंने मेरे से बात करनी थी। उसके स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने अपने सारे पॉइंट्स तैयार किए, सारी रिसर्च तैयार की, सारा डेटा तैयार किया, वो मैंने अपने सामने पेपर रखा हुआ था। अच्छा। जब अर्नाब स्टार्टेड टॉकिंग, तो जब वो बोलना शुरू हुआ, उससे पहले मेरा तो पूरा इरादा था कि मैं एक एकेडमिक गुफ्तगू करूंगा, मैं आईआर स्कॉलर हूं, अपनी रिसर्च डिग्री पे बात करूंगा और ये वो। लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग कि हम तो कश्मीर ले लेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सके और आप कुछ नहीं कर सकेंगे और हम तो लेंगे ही लेंगे कश्मीर, तो मैंने कहा बच्चे मेरी जिंदगी में तो मैं ही कुछ नहीं सुनूंगा। उसके बाद जो तुमने जो करना है करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम इस तरीके से बात करो। तो फिर मैंने वो पेपर और रिसर्च साइड पे रखी और फिर दो बात करने आ गए। फिर क्या क्या कहा आपने फिर? अरे अहमद हसन बताएं जरा एक्शन। फिर ऐसे ही था, मतलब उनका लॉजिक, उनके पास लॉजिक तो होता कोई नहीं है। हम आएंगे, हम पाकिस्तान को, तो मैंने कहा घुस के मारेंगे और ये कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा कहां से स्ट्राइक हुई है। मैं क्या, एक दफा तुम तसल्ली से कहता हम आप आएंगे तो हम आपको भी गोलियां मारेंगे। मैंने कहा तुम आते तो हो नहीं। वो बहुत अच्छा था। हाँ, मैं कहा आओ तो सही एक दफा। वो आपने वो इनकी मूवी में देखा था ना, आना मारना, अरे पहले तू आना मारना, ये वो वाले खेल खेल रहे हैं, बड़ी कॉमेडी मूवी वाला। अरे तुम मारो, नहीं तुम मारो, मतलब ये। अच्छा, खैर अहमद हसन साहब, हम ये इस पर तो बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और बड़ा हीटेड आर्गुमेंट, वो ठीक है। आईआर से मुतालिक ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं, तो हम जरा इंटरनेशनली भी इस पाक भारत मामले की आपसे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। इरफान भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं ना। लंदन में क्या सूरत हाल है इरफान भाई, क्या चल रहा है? एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तानी भरपूर तरीके से बता रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो अटैक हुआ है, शीशे टूट गए हैं, कलर फेंका गया, डेस्परेशन है ये सिर्फ? जी बिल्कुल, लग तो ऐसे रहा है कि जंग जो है वो पाकिस्तान इंडिया में नहीं, किसी थर्ड मुकाम पे खेली जा रही है। कि वो इतने इतजाज तो बरसों से होते आ रहे हैं, कश्मीरी भी कर रहे हैं, इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी, इंडियन भी समटाइम आते रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने हाइप क्रिएट की है, शायद वो उनके ऊपर वो मीडिया का, इंडियन मीडिया का असर है या आई डोंट नो क्या है, कि वो इतने जज्बाती हो गए हैं कि वो पानी की बोतल्स आपने देखा होगा वीडियोस में उठाए हुए हैं और वो बहुत गंदे जेस्चर्स थे, बहुत गंदे इशारे कर रहे थे, बहुत इशारे कर रहे हैं कि पानी बंद कर दिया है, हवा बंद कर देंगे। यानी कि यूके जैसे मुल्क में रह के भी मेरे ख्याल में उन्होंने कोई असर नहीं लिया, कि वो चेंज नहीं हुए, वो वहीं के वहीं हैं, जाहिल ही रहते हैं जी, जाहिल ही रहते हैं और वो जाहिलों की तरह ही वो बिहेव कर रहे थे। और इसी का क्योंकि ये जुमे को प्रोटेस्ट हुआ जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी आए, उन्होंने जवाब भी दिया बड़े अच्छे मुहज़्ज़ब अंदाज में, चाय पेश की। उन्होंने कहा जी आओ, हम ठीक है, वो टाउन टिका रहे थे उनको, लेकिन वो कर रहे थे सारा कुछ, लेकिन उनका जो उसके बाद जो फिर ये इतवार के रोज हुआ, ये एक अजीब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। क्या सूरत हाल है अब बताइए इरफान भाई? इसके बाद भी कोई प्रोटेस्ट हुए हैं वहां या नहीं? अभी मना कर दिया गया है? उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ है इंडियन हाई कमीशन के बाहर,
उसी दिन जिस दिन ये सुबह अटैक हुआ है, शाम को फिर इंडियन हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी जो है वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं अभी तक वहीं पे था, इतवार के रोज छुट्टी थी तो इसलिए मेरे हाल में वो वीकेंड पे ही ज्यादा हुआ है। फ्राइडे को उन्होंने किया है, संडे को पाकिस्तानी ने किया, तो अभी तक तो क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस ने जो शख्स को गिरफ्तार किया उसकी शिनाख्त जाहिर कर दी है। वो 41 साल शख्स है, इंडियन निजाद है, अंकित लव उसका नाम है। वो ब्रिटिश नेशनल है शायद। और तमाम पाकिस्तानी क्या बताया सोच रहे हैं इस वक्त? पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा, वो जोश नजर आ रहा है आपको? जी, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। जितनी हम समझते थे कि डिवीजन यूके में या यूरोप में है तो शायद ये हम पाकिस्तानी कभी इकट्ठे ना हो सके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान का जब मसला आता है तो वो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, पीटीआई से है, नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से। उस दिन हमने देखा जब इंडियन हाई कमीशन के बाहर, पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंडियन इकट्ठे हुए तो उसमें सारी जमातें जो थी वो वहां पे मौजूद थी और उसी जोश और जज्बे के साथ उनको जवाब दे रही थी, नारे लगा रही थी, पाकिस्तान आर्मी के नारे लगा रही थी, ISI के नारे लगा रही थी। तो ये एक बात चीज है कि चलो पता नहीं अब जंग होती है या नहीं होती, इंडिया अगला क्या स्टेप करता है क्या नहीं, लेकिन उसने पाकिस्तानी अवाम को, स्पेशली जो ओवरसीज डायस्पोरा है, उसको बड़ा इकट्ठा कर दिया, बड़ा यकजान कर दिया। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि बड़ी बुरी बात है। इनको मोदी सरकार को एहसास होना चाहिए कि जंग हो या ना हो, लेकिन दुनिया भर में जो पाकिस्तानी और जो भारतीय रहते हैं उनके दरमियान तो जंग शुरू हो गई है। जहाँ भी रहते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, मॉल में, कहीं भी, तो वहाँ बदतमीजियां शुरू हो जाती हैं। ये कोई अच्छी बात है? नादिया, मैं एक बात इसमें थोड़ी सी ऐड करूं कि आपने देखा होगा कि कनाडा गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जो है, तो ये चीज यहाँ पे भी हुआ, बर्मिंघम में भी हुआ, यहाँ पे, तो ये अब पाकिस्तान नहीं, और ऑफिशियल उनकी एजेंसी मुलव्विस है। वाज़े तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नतीजा निकला वहां पर। जी, क्या कह रहे हैं आप? जी, तो आप ये पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर जो अटैक हुआ है तो इससे साबित होता है कि वो फुली इसमें, क्योंकि वो एक शख्स का एक्ट नहीं है, उसके पीछे पूरी जिस तरीके से उसने अटैक किया है, वो पत्थर साथ लेके आया, वो जर्द रंग अपना जो इनका होता है वो साथ लेके आया, उसने पाकिस्तान हाई कमीशन की जो बोर्ड लगे हुए थे उनके ऊपर जर्द रंग फेंका। और ये प्लान्ड होता है, ये प्लान्ड होता है सारा के करना। इसको कुछ सजा मुझे बताएं, क्या वहाँ की जो है उसने पुलिस क्या सजा देगी इसको, क्या होगा वैसे यूके के लॉ? देखें, उन्होंने चार्ज कर लिया उनको, उन्होंने गुज़िश्ता रोज उसको वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश भी कर दिया। सजा का तयन तो अब वो पुलिस करेगी, सजा तो सख्त मिलेगी उसको, क्योंकि एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल डैमेजेस है और डैमेजेस ऐसी। इरफान भाई हमारे साथ ही रहिए, अहमद भाई आप ये बताइएगा, आपका तजुर्बा है उससे जरा फायदा उठाएं आपकी मौजूदगी से। ये जो 100 से ज्यादा गैर मुल्की मिशंस और उनके सिफारतकारों को बुलाया है, भारत ने ब्रीफिंग दी है, इसकी कितनी अहमियत है? और दूसरी तरफ दुनिया में जो मामला चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक मतलब आप देख रहे हैं ना, मेल्टडाउन भी हो रहा है और एक जंगी सूरत हाल पूरी दुनिया में ही हो रही है। इस खित्ते में पाक भारत तनाज़ा, इसको कैसे, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं आप? देखें, दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। ये जो आप दुनिया की अगर पिछली 1000 साल की तारीख को आप सिर्फ एज एन एग्जांपल ले लें तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम रही हैं। ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान में इस पीरियड के बाद ऐसे हुआ है कि वो बड़ी सल्तनतें तब्दील हुई, ये छोटे छोटे ममालिक बने और दुनिया इस तरीके की जो हमें आज नजर आ रही है उस फॉर्म में आई। लेकिन अब जो वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टैब्लिश हुआ था, जिसको नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, अब वो वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स पिछले 3-4 साल से वो बिल्कुल खत्म होकर रिडंडेंट होकर वापस चला गया और दुनिया दोबारा से जो नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस वर्ल्ड ऑर्डर पे दुनिया कायम रही है इतने हजार साल, उसी वर्ल्ड ऑर्डर पे दोबारा वापस आ गई है। इसी वजह से आप दुनिया में देख रहे हैं कि बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं। नॉम चॉम्स्की ने भी कहा था 21वीं सदी जंगों की सदी है, बॉर्डर्स के चेंज होने की सदी है। आप रशिया को देखें तो रशिया भी अपना बॉर्डर एक्सपैंड कर रहा है यूक्रेन की तरफ। आप चाइना को देखें तो वो भी अपने एक्सपेंशनिस्ट आइडियल्स के ऊपर चल रहा है। आप इसराइल को देखें तो वो भी कहता है कि हमने एक ग्रेटर इसराइल बनाना है। आप टर्की को देखें तो वो भी सीरिया के अंदर एक न्यू ऑटोमनिज्म के नाम से एक्सपेंशन कर रहा है। आप अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड और कनाडा को मैं कैप्चर कर लूंगा। इंडिया जो है उसी तरह जहां वो अखंड भारत का एक झूठा ख्वाब देख रहा है। सो पूरी दुनिया में इस वक्त बॉर्डर्स के चेंज होने का टाइम है, पूरी दुनिया में इस वक्त जंगों का टाइम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा हैं। दुनिया में इस वक्त जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जंगों की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा हैं। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसमें जंग नहीं हो रही।
सो ये इस एज को, इस टाइम को जंगों का दौर कहा जाता है, और जंगें मजीद हो भी रही हैं दुनिया में और होनी भी हैं। जो आप गाजा में, फलस्तीन में देख रहे हैं, उसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलती। सही बात। और ये लॉजिक की बात शोज पे करने नहीं देते। अहमद, आपने वहां क्या बताना था आपके शो में जो फिर उन्होंने आपको बताने नहीं दिया? मैंने तो साथ जो बोलना था मैं बोल के आया हूँ। अच्छा, मुझे तसल्ली है, अच्छा, कुछ हो गया नहीं। था कंप्लीट, मुझे ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छा आपने बताया, क्योंकि कुछ लोग इनके कांटेक्ट तो करते रहते हैं और वो लोग ढूंढते हैं कि जिनका चांस है कि वो कोई गलत स्टेटमेंट दे देंगे या उनको जो है उनको स्ट्रेस में मतलब ले आएंगे, उनको टेंशन देंगे। ये चूज करते हैं बड़े केयरफुली, और आपसे तो मतलब आपको चूज करके गलती कर दी उन्होंने। बिल्कुल, हर तरीके से कोशिश की, ऊंची बोल के उसने कोशिश की, उसने पर्सनल अटैक्स करके कोशिश की, हर तरह से उसने कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र जर्नलिज्म है। नहीं है जिनको जर्नलिज्म तो करते नहीं हो। मुझे तो लगता है कि अर्नाब घर भी जाता होगा ना, कोई रोटी किसी से मांगता होगा तो साथ में प्लेट मारता होगा उसके सर पे, मतलब रोटी गरम क्यों नहीं दी हाँ, है? सर पे ये था तोड़, ये मतलब ये बड़े ही बदतमीज। और खाने में मिर्च ज्यादा है, ये क्यों मिर्च ज्यादा क्या है? हुआ तो भारत मारता के लिए, उसको। भारत के लिए नुकसान है। जी अच्छा, एक हम बात ये भी कर रहे थे अहमद कि इंडिया के अपने बड़े मसाइल हैं जिसमें मोदी सरकार की तवज्जो की जरूरत है। उनके अपने लोग, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड दुनिया में उन्होंने बनाए हुए हैं, फॉर द लार्जेस्ट स्लम्स, इन्फेंटिसाइड, साथ में कि औरतों के लिए सबसे अनसेफ कंट्री डिक्लेयर्ड है ये कि इंडिया है। इन चीजों पे ये ना पैसा लगाते हैं ना तवज्जो देते हैं। धारवी एक बहुत बड़ा इस्लाम है, इसमें हमने कल भी बात की थी। इसके मनाजिर आप देखिए कि यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेंसी लाइफ की 39 इयर्स है, क्योंकि ये गटर के अंदर रह रहे हैं, इनके घरों के अंदर गटर आ चुका है, उसी में रह रहे हैं सालों से, और 13 लोग एक कमरे में। और ये जो है ये अपना पैसा जो लोगों पे लगाना चाहिए, ये मिसाइलों पे, वेपन्स पे, मीडिया पे लगा रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे अपने लोगों के लिए नहीं लगा रहे हैं। और लगा सकते हैं तो अगर इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर हो तो पहले अपने स्लम्स को क्यों ठीक नहीं करते? अपनी औरतों को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? बच्चियों का जो कत्ल हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, उनको नहीं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको नहीं बंद कर रहे, उस पे पैसा नहीं लगा रहे। बिल्कुल, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। ये भी एक दुनिया को, इनकी इंडिया का ये शक्ल दिखानी, आईना दिखाना बहुत जरूरी है, इंडिया को भी और दुनिया को भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की जो एक इकोनॉमी का जो सारा ढोंग रचाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेक होता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हम बात कर लें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़े दुनिया के स्लम्स इंडिया में हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो पॉपुलेशन जिनके पास वॉशरूम नहीं है वो इंडिया में है। दुनिया में अभी ये इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंडिया के गाँव में ऐसे गांव मौजूद हैं जहाँ पे अगर हस्बैंड मर जाए तो औरत अपने साथ उसको खुद जलाती है, जो सती का इनका वो अभी भी हो रहा है, रिचुअल है। यस, अभी भी हो रहा है। अभी भी यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, जो डिटीज को, आदमियों को ज़िबा करके बच्चों को और वो इनको बलि चढ़ाना जिसको कहते हैं, वो अभी भी इंडिया में राइज है। अभी भी गुर्बत की लकीर में सबसे ज्यादा लोग जो भूख से मरते हैं वो भी इंडिया में मरते हैं। आटे की किल्लत इंडिया में, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है। लेकिन वो एक तो इंडिया भी फेक करता है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो एक तबका क्रिएट हो चुका है जो सुबह से शाम तक बैठ के इंडिया को प्रेज करता रहता है टेलीविजन के ऊपर, जी वो बहुत अच्छे हालात हैं, जी वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो जो इंडिया तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए। एक्चुअली मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आती। उसमें हमारे ये शोबिस के लोग भी हैं, उसमें हमारे कुछ चंद पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस का तो चलो एजेंडा समझ में आ जाता है कि भाई उन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेल करना होता है। बाकी लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या मिलता है इंडिया की तारीफ करके, वो भी झूठी। नहीं वो फिर और साथ में वो उनको बैन भी कर देते हैं, मूवी से निकाल भी देते हैं, रिप्लेस भी कर देते हैं, बाइकआउट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये देखें वो एक और है ना इनके जर्नल में हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी अर्नब जैसी हैं वो। तो अच्छा चुन चुन के लोग ऐसे ही बिठाते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी, आपने तो वक्त दिया। ये जो सुपर पावर की जो है ना एक एग्जैजरेशन, एक इमेज क्रिएट किया है इंडिया ने अपने बारे में, और असलियत कुछ और है, और वो दिखाना चाहते हैं आपको जो वो। आपका भी शुक्रिया, आपने लंदन से हमें रिपोर्ट किया। तो ये जनाब बातें तो होती रहेंगी। प्लीज ऑटोग्राफ है, रिमेंबर प्लीज, जब भी मिलेंगे ऑटोग्राफ तो मैं लूंगी।